हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है यशोवर्धन और आप देख रहे हैं हजेला ईस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेला ईस। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बातचीत करने वाले हैं और मुद्दा कुछ ऐसा है कि क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में क्या सरकार का कोई दखल होता है? क्या सरकार अपने लोगों को जज बनाती है या इस बात की डिमांड करना सही है क्या इंडियन जुडिशियल सर्विसेज से जजों का चयन होना चाहिए? जिस तरह से ऑल इंडिया सर्विसेज हैं आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए या फॉरेस्ट सर्विस के लिए, उसी तरह से ऑल इंडिया जो जजेस के लिए भी एक अपॉइंटमेंट का तरीका होना चाहिए, जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सरकार ने कोशिश भी की थी। एक जो नेशनल जुडिशियल जजेस अपॉइंटमेंट के लिए कमीशन बनाया था, वो अलग बात है कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको ये कहते हुए रद्द कर दिया कि इससे न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो प्रभावित होगी। लेकिन ये चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ तो वो यहाँ बताना ज़रूरी है। ये है आज का न्यूज़पेपर और इसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कुछ डेटा है वो हैं। देन उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन भी कई चीज़ें सर्च की, तो इस खबर को आप ऑफलाइन ऑनलाइन माध्यम से न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। ये आज का न्यूज़पेपर है और इसमें ये बातें लिखी हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार के पैरोकार रह चुके हैं हाई कोर्ट के 43% जजेस। इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रही है खबर? ये खबर में बताती है कि ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है, 43% ऐसे लोग आ गए हैं जज बन करके। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर की बात बता रहा हूं मैं, और ये जो बात मैं कह रहा हूं ये हर राज्य के हाई कोर्ट और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट पे भी हो सकता कभी लागू होती है या ना लागू होती हो, क्योंकि जब कॉलेजियम सिस्टम की बात आती है तो वहां पर कई लोग इस तरह के प्रश्न उठाते हैं कि कहीं कोई फेवर तो नहीं लिया जा रहा किसी एक खास वर्ग के लोगों को ही, या जजेस के जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं कहीं उन्हीं को जज के बेटे जज बनेंगे, या जो बहुत सीनियर जो एडवोकेट जनरल हैं उनके बेटे या उनके परिवार के लोग बनेंगे। इस तरह के बहुत बार इस तरह के आरोप लगते रहे न्यायपालिका के ऊपर। तो मुझे लगा कि इस विषय पर हमें और गंभीर चर्चा करने की आवश्यकता है, जहां पे हम आंकड़ों के आधार पर बात करेंगे। और ये बहुत साफ साफ मैं कह देता हूं कि आज के न्यूज़पेपर में जो मैंने ये खबर देखी है दैनिक भास्कर में रही, ये जो खबर है इसके बेस पर ये वीडियो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। और एक रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखना है, किसी एक धारणा पे नहीं पहुंचना, एक न्यूट्रल होकर के सारी बातें सोचनी है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो बेहतर एक समझ बन पाएगी। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं सरकार के पैरोकार रह चुके हाई कोर्ट के 43% जजेस। अब बात क्या है, देखिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति का मौजूदा चेहरा, ये खबर की हेडिंग है। यहां पर कुछ सवाल उठते हैं कि क्या हाई कोर्ट तक पहुंचने के रास्ते सभी के लिए समान हैं? इट मीन्स क्या बार का मेंबर होने से हाई कोर्ट के जज जल्दी बनते हैं, या फिर जुडिशियल सर्विसेज के थ्रू जो लोग एडीजे या डीजे बन करके फिर हाई कोर्ट के जज बनते हैं, वो कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है? तो मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट में जो चीज़ें देखी जाए तो आंकड़े कुछ और कहानी सुनाते हैं। देखिए ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, उन आंकड़ों के आधार पर बात करते हैं। इस समय हाई कोर्ट में पदस्थ टोटल 42 न्यायाधीशों में से 26 जजों की नियुक्ति कहाँ से हुई है? जो वकील होते हैं, राइट, जो वकील कोटे से हुई है। यानी कि हर दूसरा जज वकील रहा है हाई कोर्ट में, वो है। सो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है? कॉलेजियम के द्वारा किया जाता है। कॉलेजियम व्यवस्था क्या होती है? जिसमें कि 4 सीनियर जजेस होते हैं, उनके पास नाम आते हैं, उन नामों में से कुछ लोगों को छांटा जाता है और उन्हें फिर जज बनाया जाता है। ये है प्रक्रिया, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हों या फिर सुप्रीम कोर्ट हो। ज़्यादातर देखा गया कि सीधा सुप्रीम कोर्ट कोई भी नहीं जाता, वो जाते हैं कहाँ से? सीधा सीधा हाई कोर्ट के जज बनते हैं और हाई कोर्ट के जजेस ही फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर पहुँचते बनते हैं वहाँ पर जज। ये प्रक्रिया है। लेकिन वकील के अलावा एक दूसरा रास्ता भी है कि जो जरूरी नहीं कि जो एडवोकेट्स हैं वे बनाए जाएं। एक है कि जो जुडिशियल सर्विसेज होती है, जहाँ पे जूनियर डिवीजन के लिए होता है या ईडीजी का जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, इनके द्वारा भी लोग डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं या सेशन जज जिन्हें हम कहते हैं। तो चीफ जज बनने के बाद भी हाई कोर्ट के जज के लिए रास्ता होता, वहां से भी उनका एक कोटा होता, वहां से भी जाते। तो अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में
टोटल 42 जजेस में से 26 जो जज हैं उनकी नियुक्ति कहां से हुई है? जुडिशियल सर्विसेज के थ्रू नहीं है, बल्कि वे आए कहां से? वकीलों वाले कोटे से। ये देखिए, और इसमें एक बड़ी चीज ध्यान रखिएगा क्या है कि कुल 23 जो मतलब जितने भी जो हैं ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले कुल 23 वकील बतौर जज पदस्थ हैं इस वक्त मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश में उन्होंने प्रैक्टिस की, और 42 में से 23 यहीं पर हैं। और देखिए 18 ऐसे हैं जिन्होंने जज बनने से पहले मध्य प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार के लिए पैरवी की। इट मीन्स 23 में से 18 जज वो बने हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं सरकार के लिए सरकार का पक्ष रखा है अलग अलग कोर्ट्स में, चाहे केंद्र सरकार के लिए रखा हो या राज्य सरकार के लिए रखा हो। सो इस बात से कहीं ना कहीं आशंका होती है कि मे बी क्या सरकार का कोई दखल होता है या सरकारी जो मुकदमे लड़ने वाले जो वकील हैं क्या उन्हीं का नाम आगे भेजा जाता है? अगर उसमें नाम भेजे जा रहे हैं कॉलेजियम के पास, क्या ऐसी संभावना है? और अगर ये परंपरा सी बनी हुई है, देखिए क्या है, देखिए, और ऐसे हैं कुछ जिनके नाम पर केंद्र सरकार ने तब मोहर लगाई जब वे ऑलरेडी सरकार के लिए पैरवी कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कई जजेस ऐसे हैं कि जब उनके नाम की सिफारिश की गई है तो वे ऑलरेडी पहले से उस वक्त भी, मतलब जब नाम गया उस वक्त भी वो सरकार के लिए पैरवी कर रहे थे। तो इन सब बातों से क्या लगता है? इन सब बातों से लगता है कि यानी कि कोर्ट में मौजूद 43% जजेस ऐसे हैं जो सरकार के पैराकॉर के तौर पे या उनके एडवोकेट के तौर पे, काउंसलर के तौर पे कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार के लिए अपने आप को वहां रखा, उपलब्ध कराया, सरकार के मुकदमों को लड़ा। यहां पे बात ये कही जा सकती क्या ये महज एक संयोग है या फिर ये एक स्थापित ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है कि हाँ यही एक स्थापित ट्रेंड है, चाहे सरकारें किसी की भी आए और जाएं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, लेकिन ये जो परंपरा बनी कि जो सरकार की पैरवी करेगा उसी का नाम जज के तौर पे भेजा जाएगा, उन्हीं की जज बनने की संभावना ज़्यादा रहेंगी। जब वो हाई कोर्ट में जज के तौर पे जाएंगे और वही सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं जज के तौर पे, तो ऐसे में सरकार का पलड़ा हो जाता है भारी। कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर में भी हो सकता है, और ये मैं सिर्फ अटकलें लगा रहा हूं, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ उन आंकड़ों के आधार पर ये कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं। इसमें कितनी सत्यता है ये आप खुद भी अनुमान लगाएं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मुझे। और कुछ चीजें देखते हैं। देखिए कोटा के एक रिटायर्ड जज हैं, जब ये बात न्यूज़पेपर वालों ने उनके समक्ष रखी, ये देखिए यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है, उनके समक्ष जब ये बात रखी तो पहले तो देखिए वे एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज हैं जो उन्होंने क्या कहा, एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज जो कि जिला जज कोटा रहे हैं, इन्होंने क्या कहा? सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मैं इस विषय पर कोई मत नहीं दूंगा, मैं जो कहूँगा वो सच है और बेहद कड़वा है। और इन्होंने अखबार वालों से रिक्वेस्ट की कि उनका नाम प्रकाशित ना किया जाए क्योंकि वो उनके लिए ठीक नहीं होगा। और ये सही बात भी है कि कोई क्यों इस तरह की समस्याएं लेगा, राइट। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन इस पर चर्चा इसलिए जरूरी क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद करते हैं और एक पारदर्शिता की उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह से जो व्यवस्था है ट्रांसपेरेंट रहेगा। अगर अपॉइंटमेंट की व्यवस्था में कहीं भी ऐसा लगता है कि कोई लूप होल्स हैं, क्योंकि देखिए बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर में न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक बहुत बड़ा तत्व है, और हालांकि जुडिशियल रिव्यू का पावर भी न्यायपालिका के पास है जिसकी उसके पास शक्ति होती है। इन्हीं चीज़ों से जुड़ा हुआ मुद्दा अगर देखें कि 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नेशनल जजेस अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था और दुहाई देकर के इससे कि सरकार का दखल बढ़ जाएगा जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, तो कोलिजियम सिस्टम को ही स्वीकार किया गया और 2015 में जो कानून अमेंडमेंट करके जो कमीशन बनाया गया था उसको नल एंड वाइड घोषित कर दिया। सरकार के जो भी मंसूबे थे उन पर पानी फेर दिया जाता। तो बोला जाता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए जरूरी है कि सरकार के दखल से पूरी तरह से स्वतंत्र रहे जजेस का अपॉइंटमेंट। लेकिन ये तस्वीर कुछ और दिखा रही है। यहाँ पर यह पता चलता है कि जो सरकार की पैरवी करते हैं उनकी संख्या 40% से ज़्यादा है, और ये आंकड़े मैंने आपको दिखाए इस वक्त मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के, जो कि आज के न्यूज़पेपर में है। तो ध्यान रखिएगा वे क्या कहते हैं। देखिए एक रिटायर्ड जज ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को 10 साल पहले खारिज कर दिया गया। बिल्कुल सही है, 2015 में खारिज कर दिया गया था। वे कहते हैं कि कोलिजियम सिस्टम से जजों का चयन होता है
और ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है। ये मेरे शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक जज है, रिटायर्ड जज, उन्होंने कहा है कि नेशनल जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो कमीशन था वो खत्म कर दिया गया है और कॉलेजियम सिस्टम से जजेस की नियुक्ति होती है और ये पूरी तरह से पारदर्शी नहीं, इट मीन्स ट्रांसपेरेंट नहीं है। इस पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। देखिए, एक अन्य जो रिटायर्ड जज हैं उनका क्या कहना है, इसको भी समझिए। वे कहते हैं आईएएस आईपीएस की तर्ज पर इंडियन जुडिशियल सर्विसेज से जजों का सिलेक्शन होना चाहिए और ये डिमांड आज की नहीं है, ये डिमांड बरसों पुरानी है और इस बात पर न केवल न्यायपालिका को सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए कि इस तरह की तोहमत ना लगे कि 43% जो जजेस आए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार की पैरवी की है और उस 23 में से जो 18 जजेस हैं उनके नाम ऐसे हैं कि कई के जब नाम दिए गए तब वे सरकार की पैरवी कर रहे थे। तो इन चीज़ों से कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी पर तो संदेह होता है। इन बातों को ध्यान रखें। तो क्या जरूरी है, उन बातों पे आएंगे, लेकिन यहां पर कुछ बातें और जाननी जरूरी है। देखिए, नंबर 1, अगर यहां देखा जाए तो जजेस की बहुत ज्यादा भी कमी है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 27% जजेस के पद अभी खाली हैं। और एक चीज और देखी जाए कि एमपी में डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट अगर जजेस की हम बात करें तो एससी एसटी और ओबीसी का मिलाकर के लगभग 49% जजेस हैं। रेस्ट ऑफ बाकी 51% जो है वो अन्य वर्गों का है यहाँ पर नेतृत्व। और देखें तो अगर यहाँ देखें तो लगभग हमें राज्य के हाईकोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 21% ऐसे जो पद हैं जो रिक्त हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की अगर बात करें तो 14.9, तो इट मीन्स 15% पोस्ट यहाँ पे वैकेंट हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की बात करें तो यहाँ पे लगभग 26% जजेस की कमी है। मद्रास की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 29% जजेस की पोस्ट में यहाँ पे भी खाली हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 34 में से एक पद अभी वर्तमान में रिक्त है। इसी तरह से अगर हम इलाहाबाद का देखें तो इलाहाबाद में लगभग 31% जजेस की कमी है। और अगर कलकत्ता की बात करते हैं तो वहां पर भी अगर देखें तो लगभग 40% की कमी है जजेस की। बहुत बड़ा आंकड़ा जिसके कारण मामले लंबित हैं। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख की अगर बात करें या झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर 44% से ज़्यादा जो जजेस के पद हैं वो वैकेंट हैं, इट मीन्स खाली हैं, उन पर नियुक्ति नहीं हुई। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब जजेस ही नहीं होंगे तो समय पर न्याय कैसे उपलब्ध होगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए और तेजी करनी चाहिए। कुछ आंकड़े और यहाँ बताने के लिए हैं। देखिए, अभी हमने मामले को देखा कि जजेस के कितने पद खाली हैं और जज बनने का रास्ता क्या है। एक और रास्ता है, वो है कि आप न्यायिक कोटे से आए, इट मीन्स आप जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं और फिर आप हाई कोर्ट में जाएं। लेकिन यहाँ भी बड़ी समस्या है। मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल देकर के मैं बता सकता हूँ यहाँ पे आपको कि देखिए किस तरह से हो रहा है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज के लिए अगर हम बात करें तो पिछले 6 सालों में डिस्ट्रिक्ट जज से अगर कोई रिक्रूटमेंट हुए तो मुश्किल से डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट हुए हैं तो 8 जजेस की नियुक्ति हुई है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं यही आगे चल करके बनते हैं हाईकोर्ट के जज। जब डिस्ट्रिक्ट जज की ही कमी रहेगी, अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ही लोग वहां नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि देखिए जो नीचे से सबऑर्डिनेट से बन के आते हैं, जो जूनियर फिर सीनियर सिविल जज के तौर पे आते हैं, वे रिटायर जल्दी हो जाते हैं कि उनके पास टेन्योर उनको कम मिलता है, क्योंकि तब तक काफ़ी उम्र हो जाती है। तो ऐसे में हाई कोर्ट में जाने का उनको मौका कम मिल पाता है। लेकिन जो डायरेक्ट रिक्रूट किए जाते हैं, जो एंट्री लेवल पे हम बात करते हैं, वो रिक्रूट किए जाते हैं, उनकी संभावना ज़्यादा होती है, उनके पास उम्र भी काफ़ी होती है। तो ऐसे में वहाँ संभावना होती है कि वे हाई कोर्ट के जज तक पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो एक तरह से यहाँ पर ब्रेक लगा हुआ है। यहाँ पर लगभग 3 से 5 वर्ष में एक बार कभी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं, तो समस्या आ जाती है कि जो लोग एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं वो नोटिफिकेशन का वेट करते रहते हैं और धीरे धीरे करके उनकी उम्र निकलती चली जाती है। इसके अलावा एक अच्छी चीज़ थी जिसका मैं समर्थन करता हूँ कि अगर जूनियर डिवीज़न के लिए भी अगर आप जज के एग्ज़ाम में बैठते तो 3 वर्ष की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हालांकि इस पर मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने इस शर्त को हटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसी दिन सेम डे पर इसको फिर अनिवार्य कर दिया। तो इस बात से मैं सहमत हूँ कि एज ए एडवोकेट उन्हें अनुभव होना जरूरी है, तभी वे जज के तौर पर बेहतर तरीके से निर्णय ले पाने में सक्षम हो पाते हैं। सो अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारा मूल मुद्दा है
कि जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए क्या सरकार इस बात को तरजीह देती है नाम भेजने में कॉलेजियम के सामने कि जिन्होंने सरकारी मामलों में सरकार की पैरवी की है उनके नामों को आगे बढ़ाया जाए। तो ये साफ साफ इन आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग सरकार के पैरोकार रह चुके मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 43% जजेस हैं। इस बात से प्रश्न उठता है कि क्या हमें दोबारा नहीं सोचना चाहिए जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के कि और इस व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाए। और ये बात मैंने की है आज से मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के आंकड़ों के आधार पर। इस बात को ध्यान रखिएगा, लेकिन मे भी हो सकता है यही स्थिति अन्य राज्यों के हाई कोर्ट्स में भी हो और सुप्रीम कोर्ट में भी फिर वही जज बनकर के पहुंचते हैं। तो पूरी संभावना ये होती है कि कई बार उनके निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। क्या कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिख रहे हैं जो मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं? तो देखिए, कुछ चीज़ें हमें कई बार ऐसी दिखती हैं। अगर यूजीसी के जो नए गाइडलाइंस इन रूल्स को देख करके भी कहा जाए तो पहले उन रूल्स को लागू किया जाता है और बाद में फिर जब हल्ला मचाया जाता है जनता के द्वारा, पब्लिक के द्वारा, उन रूल्स पर स्टे दिया जाता है। अरावली का मामला अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ही उस परिभाषा को स्वीकार किया जो सरकार ने दिया। बाद में जब जनता ने बहुत हल्ला मचाया तब जो परिभाषा थी उस पर स्टे दिया अरावली के मुद्दे पर। इसी तरह से कुलदीप सेंगर का अगर मामला देखा जाए तो वहां पर भी यूपी में जो एक विधायक रहे, पहले एक रेप के केस में वो आरोपी हैं, उनको भी जमानत दे दी गई थी मामले में। फिर जब हल्ला मचा तो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर रोक लगाई। तो ये सब कुछ चीजें ऐसी हैं जो बार बार पहले डिसीजन लिया जाता है, फिर डिसीजन पर जनता हल्ला मचाती है, फिर जनमत को देखते हुए फिर कोर्ट अपने निर्णय को पलटते हैं। इस बात से कहीं ना कहीं एक गलत प्रवृत्ति बैठेगी कि जनता प्रभावित कर लेगी। और अगर इस तरह की पारदर्शिता नहीं रखी गई अपॉइंटमेंट्स में तो इस बात की आशंका जनता में और ज़्यादा बढ़ेगी कि जजेस भी कहीं ना कहीं, चाहे वो जनता के दबाव से प्रभावित हो तो या सरकार के डिसीजन से प्रभावित होते हैं या उसका कई बार पक्ष लेते हुए भी हमें दिखते हैं। मेरा नाम है यशोवर्धन। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये है हजेला आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेला आईएएस। फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए विषय के साथ। तब तक अपनी लर्निंग की जर्नी को जारी रखिएगा। और एक बात मैं बहुत साफ कहूं, न्यायपालिका के प्रति मेरा बहुत सम्मान है, लेकिन अगर कोई चीज आंकड़ों के साथ न्यूज़पेपर में चर्चा का विषय है तो क्योंकि मैं एक एजुकेटर हूं तो मेरा ये भी कर्तव्य है कि मैं उन मुद्दों को भी लोगों के समक्ष रखूं, जनता के समक्ष रखूं, लोग एक सही राय बनाएं। और जो लोग एस्पिरेंट से तैयारी करें किसी एग्जाम के लिए तो एक न्यूट्रल तरीके से वे सोच